हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विद राहुल मेहता चैनल। अगर आप भी सीटेट सितंबर 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्लास 7 की ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी, जिसमें हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी है तो मैंने इनकी प्लेलिस्ट बना दी है, जाके देखिए। क्योंकि अगर आपको सीटेट एसएसटी में अच्छा स्कोर करना है तो आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। चलिए, बाकी बातें हम बाद में करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम क्या है, जल यानी कि वाटर। यानी इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है यहाँ पर, मैं आपको सबसे पहले पढ़ा देता हूँ ये थलसाला। देखिए, थलसाला क्या कह रहा है, एक यह छोटे घर के पौधे रखने की कृत्रिम आहत होता है। यानी छोटे घर में भाई जो पौधे रखने का कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल होता है। तो आर्टिफिशियल पौधे रखने के लिए इसमें मतलब सनलाइट वगैरह जो होती है उसी में आता है। तो ये छोटे घर के अंदर पौधे जो रखते हैं ना, उसके लिए आहता जो होता है आर्टिफिशियल, उसको हम क्या बोलते हैं, थलसाला बोलते हैं। चलिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए थलसाला बना रखा है ना, तो उसके अंदर रख रखा है इन्होंने, घर के अंदर। तो अब देखिए क्या कहता है, कह रहा है जल के बारे में सोचने से आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। तो आप जल के बारे में जब भी सोचते हो तो आपके माइंड में क्या चीज़ें आती है। तो आप नदी के बारे में सोच सकते हो, जलप्रपात यानी वाटरफॉल के बारे में सोच सकते हो, वर्षा की रिमझिम यानी बारिश के रेनफॉल के बारे में सोच सकते हो, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हो। तो वाटर के बारे में जब भी आपको बोलता है तो आप रिवर, वाटरफॉल, वर्षा या फिर नल के में जो पानी आता है आपके, इन सब के बारे में सोचने लगते हो। देखो, बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज का नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। तो जब भी बारिश वगैरह का टाइम होता है, आपने देखना जहाँ भी पानी का फ्लो होता है वहाँ बच्चे क्या करते हैं, कागज का नाव बना देते हैं, उसमें एकदम से ऐसे तैराते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ऐसा बचपन में होता है, आपने भी किया होगा। देखो क्या कह रहा है, दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। अब देखो, जब बारिश होती है तो क्या होता है, बहुत सारा पानी भर जाता है, सड़क पे भी भर जाता है, आजकल तो नॉर्मली है वही। लेकिन जैसे ही बारिश बंद होती है 3-4 घंटे बाद क्या होता है, वो वाटर क्या होता है, गायब हो जाता है। तो फिर वो वाटर चला कहाँ जाता है, कभी सोचा आपने, रोड पे से वाटर चला कहाँ जाता है। या रोड पे मान लो कहीं गड्ढा है, वहाँ पानी भर गया, आप देखोगे कि जैसे ही धूप निकलती है, धूप के बाद वो पानी क्या होता है, गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है वो वाटर। तो कह रहा है सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। देखो, वाटर कहाँ जाता है, जो सन होता है ना, सन की ताप होता है, सन के टेम्परेचर की वजह से क्या होता है वो, तो वाष्पित हो जाता है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण आपने जरूर सुना होगा। तो वो वाष्पीकरण हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। अब वही देखो, पहले क्या हुआ, वाष्पित हो गया, अब वो जल ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद वो क्या होता है, ठंडा होता है। और जब ठंडा होता है तो वो क्या होता है, संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। तो वही वाटर पेपर क्या हुआ, बादलों का रूप ले लिया। तो इस तरीके से समझो वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि पानी जो होता है सन के टेम्परेचर में जल वाष्प का रूप ले लेता है। अब जल वाष्प का रूप लेके वो ऊपर उठ गया, है ना, यानी वायुमंडल में फैल जाता है। अब वायुमंडल में फैलने के बाद क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है। अब ये संघनन का प्रक्रिया, कंडेंसेशन क्या होता है, तो देखो संघनन का मतलब होता है कि वो ठंडा होने लगता है। जलवाष्प जो है ना वो गर्म है, और जैसे ही ठंडा होता है तो वो क्या होता है, बादलों का रूप ले लेता है। और फिर बादलों का रूप लेने के बाद क्या होता है, वो इतना भारी हो जाता है कि वो दोबारा अर्थ पे गिरता है। तो यहाँ से वर्षा, हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में, धरती के रूप में या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो धरती पर या समुद्र पर बारिश के रूप में क्या करने लगता है, गिरने लगता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे वाष्पीकरण क्या होता है और संघनन क्या होता है। तो वाष्पीकरण क्या होता है, जल जो होता है टेम्परेचर यानी कि सन के टेम्परेचर हीट की वजह से जल वाष्प वाटर वेपर का रूप लेता है और ऊपर उठ जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, जैसे ही ठंडा होता है तो वो संघनन यानी कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से क्या हो जाता है, ठंडा होने के बाद बादल का रूप लेता है। और फिर वो बादल के रूप लेके क्या करता है, धरती पे वापस गिरता है। इनको आगे और डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। कह रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ जी, कह रहा है जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है। तो कह रहा है जिस प्रक्रम में जल क्या कर रहा है, अपने स्वरूप को बदल रहा है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे हम जल चक्र कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, देखो पहले अर्थ पे पानी था, फिर वो वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होने के बाद ऊपर गया, फिर वो क्या हुआ, संघनन, बादल का रूप लिया, और बादल के बाद क्या किया, वर्षण का रूप लेके अर्थ पे गिरा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस को हम जल चक्र कहते हैं। ठीक है, समझ गए। कह रहा है हमारी पृथ्वी थलसाला की समान है।
ये हमारी पृथ्वी कैसा है, तो थलसाला के समान है। जो जल शताब्दियों से पूर्व उपस्थित था वह आज भी मौजूद है। यानी जो क्या है, जल जो शताब्दियों पूर्व उपस्थित था धरती पे, वो जल आज भी मौजूद है। यानी जल खत्म नहीं होता भाई, बस ये क्या होता है, वाष्पित होकर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो ये जल चक्र चलता रहता है। कह रहा है जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा की खेतों की सिंचाई के लिए कर रहे हैं वो हो सकता है, कह रहा है वो हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। तो कह रहा है जिसमें मान लो हरियाणा में आज जो हम भाई इरिगेशन की सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं वाटर, वो हो सकता है कि सैकड़ों वर्ष कहाँ पे हो, तो अमेजन नदी में हो। क्योंकि भाई वाटर वेपर चलता रहता है, ये पानी इधर से उधर जाता रहता है, तो इसलिए इधर उधर हो सकता है। आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा अलवन जल के मुख्य स्रोत। अलवन का मतलब क्या है, ऐसा वाटर जो मीठा पानी होता है जिसमें भाई नमक नहीं होता। तो कह रहा मुख्य स्रोत क्या है, तो नदी, ताल, नदी हो सकते हैं, ताल हो सकते हैं, सोते हो सकते हैं, हिमनद हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है, ये यहाँ के जल जो दिखेंगे ना आपको, मीठे जल दिखेंगे आपको। ठीक है, महासागरों में एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। अब महासागर या समुद्र का जल देखोगे ना आप, तो वो क्या होता है, वो लवणीय होता है। यानी उसमें देखोगे तो नमक देखने को मिलेगा आपको। कह रहा है इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो महासागर के पानी होते हैं उसमें कौन से नमक होते हैं, तो याद रखना सोडियम क्लोराइड, या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। इसीलिए तो आपने देखा होगा समुद्र से ही क्या किया जाता है, नमक भी बनाया जाता है। थलसाला देखो, यहाँ पर थलसाला लिखा है। कह रहा है एक बड़े जार में 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसको अच्छी तरह दबा दें। तो देखो एक बड़े जार में क्या करना है, आपको मिट्टी रखकर दबा देना है। फिर क्या करना है, इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। उसके बाद उस पर ह्यूमस की एक पतली परत लगाओ। सबसे बड़े पौधे लगाएं। उसके बाद क्या कह रहा है, सबसे बड़े पौधे लगाएं। तदुपरांत क्या करना है, उसके चारों ओर छोटे छोटे पौधे भी व्यवस्थित कर दे। इसमें जल की फुहार छिड़कें। उसके बाद जल की फुहार करो और फिर क्या करो, जार बंद कर दो। पत्तियां एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो उससे आपको ये चीज़ें उसमें पता चल जाएगा। एक्सपेरिमेंट है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो देखिए। ठीक है, ये 6th क्लास स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बोला गया है। आगे चलिए देखते हैं। तो भाई ये देखो, ये मैप दे रखा है। ठीक है, इस मैप को मैं करवा नहीं पाऊँगा क्योंकि इसको, या मैं 1 मिनट में कोशिश करता हूँ। नहीं भाई ये नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, हाँ जी, यहाँ पर देखिए कुछ झील दे रखा है आपको। जैसे देखो, नॉर्थ उत्तर अमेरिका में आपको ग्रेट बियर झील दे रखा है। फिर आपको ग्रेट सेवल झील दे रखा है। फिर देखो साल्ट लेक सिटी दे रखा है। इस तरीके से ये देखो विनीपेग झील दे रखा है। मतलब अलग अलग आपको यहाँ पे झील के बारे में बता रखा है। तो ये आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसकी PDF भेज दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम देखते हैं। हाँ जी, देखिए क्या कहता है, इसको देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। कह रहा लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। यानी जो भाई महासागर होते हैं, समुद्र होता है, ओशियन होते हैं, उसमें क्या होता है, जो लवणता होता है ना, वो 1000 ग्राम जल में क्या कहता है, मौजूद नमक की मात्रा होती है। यानी इसको मेजर किया जाता है। कह रहा महासागर की औसत लवणता, जो महासागर की औसत लवणता है वो कितना है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा 1000 ग्राम में कितने में होता है, तो 35 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता होता है। इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्ट आपसे पूछ ही जाते हैं क्वेश्चंस, और कई बार पूछ भी रखा है। अब देखिए जल का वितरण। अब हमारा टॉपिक क्या है भाई, अब हमारा टॉपिक है जल का वितरण। देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हम सभी जानते हैं पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। तो ये हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जो पृथ्वी है भाई, उसका 3/4 भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। यदि आप धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो धरती पर क्या है, थल की अपेक्षा जल ज़्यादा है ना, यानी थल कम है, जिस पर हम रहते हैं वो कम है, जल ज़्यादा है। समुद्र, अब 3/4 भाग सोचो ना क्या हुआ है, तो वाटर से ही ढका हुआ है। तो आगे क्या कह रहा है, तो हम अनेक दशा में जल की कमी का सामना, फिर भी देखो इतना पानी होने के बाद, जब आप कह रहे हैं कि 3/4 भाग क्या है, जल है, तो इतना पानी होने के बाद भी जो वाटर की कमी क्यों महसूस होती है? क्योंकि आप न्यूज़पेपर वगैरह में सुनते होंगे कि भाई पानी की किल्लत हुई, पानी के शहरों में पानी की किल्लत है। तो देखो इसका कारण क्या है, तो कह रहे क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। पृथ्वी पर सारा जल जो है ना, वो हमारे पीने लायक नहीं है। अभी अभी आपने सुना समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, उसमें क्या है, तो बहुत ज़्यादा नमक है भाई। ठीक है,
तो अब देखो कितना हमारे लिए पीने लायक है। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा। तो कह रहा है महासागर, देखो महासागर में हमारा वाटर ना 97.3% क्या है, महासागर में है, यानी कि समुद्री पानी है। और समुद्री पानी हम पी नहीं सकते, उसमें क्या होता है, नमक ज़्यादा होता है ना। तो आगे देखो क्या कह रहा है, बर्फ़। अब कुछ पानी ऐसे है जो बर्फ़ के रूप में है, 2% पानी ऐसे हैं जो क्या है भाई, बर्फ़ के रूप में है। अब बर्फ़ वाला पानी कैसे पी लेंगे, हम नहीं पी सकते भाई। उसके बाद देखो भूमिगत जल जो है 0.68 है, इसको पी सकते हैं। भूमिगत जल को हम पी सकते हैं, झीलों के पानी को भी पी सकते हैं। इसके बाद हम नमकीय झीलें, नमकीन झीलों का पानी नहीं पी सकते, वायुमंडल का भी पानी नहीं पी सकते, हाँ नदियों का पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से वाटर को देखो डिवाइड किया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे क्या कहता है भाई, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देखिए क्या कह रहा है जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। भाई जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए जल जो है बहुत अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकती है। बिल्कुल, ऐसे में आपको नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करना हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन को बर्बादी करना होगा? तो ये तो आपको बिल्कुल है भाई, आजकल वाटर को बहुत ज़्यादा बर्बादी भी हो रही है। तो ये देखिए, ये न्यूज़पेपर कटिंग है जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी को दिखाया गया है। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित करने के लिए। अब देखो 22 मार्च को आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को याद रखिएगा। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, महासागरीय परिसंचरण। अब महासागर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। समुद्री तट पे चलोगे नंगे पाँव तो आपको कुछ जादुई सी अनुभूति होगी, क्योंकि पुलिन पर नम बालू, ठंडी, उस पर क्या होता है, नम बालू होता है, ठंडी पवन होती है, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, आपको ये सब कुछ क्या करेगा, सम्मोहित करने वाला प्रतीत होगा। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहते हैं। तो महासागर का जल हमेशा क्या दिखेगा आपको, गति में दिखेगा, मोशन में दिखेगा। ये कभी शांत नहीं रहता, कभी भी शांत नहीं दिखेगा। महासागर में बहुत सारी गतियों भी होती हैं, जैसे कि तरंगे होती है, ज्वार भाटा, धाराएं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब समुद्र पे आपने अगर नहीं गए हो तो वीडियो वगैरह ज़रूर देखा होगा आपने कि समुद्र का पानी किस तरीके से आगे आता है फिर पीछे जाता है, इस तरीके से ज्वार भाटाएँ, धाराएँ किस तरीके से आती है, सारी चीज़ें गतियाँ होती रहती है। आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा है, पहले हम बॉक्स का पढ़ लेते हैं। कह रहा है जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, समुद्री सतह, जो समुद्री सतह वहाँ पर पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती है। देखो इस तरीके से हवा जब चलती है ना तो ऐसी तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन होगी तरंगे भी उतनी ही ज़्यादा होगी, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी ही ज़्यादा तरंगे होगी। तो तरंगों के बारे में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, क्या कह रहा है, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। ये दृश्य बहुत मनोरंजक है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जैसे गेंद चला जाएगा समुद्र में, तरंगों के साथ आपकी गेंद वापस आ जाएगी, है ना। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इसे तरंगे कहते हैं। इस तरीके से जो उठ रहा है फिर गिर रहा है, उठ रहा है फिर गिर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं। आपने वीडियो वगैरह में ज़रूर देखा होगा, कहीं ना रील वगैरह में कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, ठीक है। चलिए आगे इसको भी हम देखते हैं। कह रहा है सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सुनामी क्या है, तो जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, तो ये सुनामी आप जानते होंगे, जो समुद्र के अंदर भूकंप वगैरह आता है तो उसकी वजह से सुनामी आता है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है तूफान में तेज वायु के चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। भाई तूफान में तेज वायु चलने पर क्या होगा, विशाल तरंग उत्पन्न होती है। अब तूफान है भाई, तेज वायु चल रहा है तो बहुत बड़ी बड़ी तरंगे उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, इसके कारण बहुत विनाश भी हो सकता है। देखो किस किस गतिविधि की वजह से सुनामी आता है, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन, ये सारे जो जल के नीचे अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। तो महासागरीय जल क्या होता है, आगे की तरफ वो फेंकता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, 15 मीटर तक ऊंचाई वाला विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकता है। और जब बहुत ज़्यादा तरंगे उठेगा बहुत ऊंचा तो सुनामी आएगा।
जाएगा, है ना। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा जा चुका है। सोचो 150 मीटर ऊंचाई का भाई सुनामी कितना खतरनाक होगा। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे, अब इनकी स्पीड देखिए तो कितना है, तो 700 किलोमीटर प्रति घंटे की है, से अधिक है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। 2004 के न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, 2004 में सुनामी जो आया उससे क्या हुआ, जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कोस्टल एरिया, समुद्र के साइड साइड बसा हुआ जो होता है। तो कह रहा है सुनामी के बाद अंडमान निकोबार, अब सबसे जो लास्ट पॉइंट है, जो यहाँ पे भाई हमारा क्या है, अंडमान निकोबार, तो इसका सबसे जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट भी क्या हुआ, उसी में डूब गया, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि मैंने जो बताया आपको। देखो सुनामी पृथ्वी का तांडव, है ना, पृथ्वी का तांडव के रूप में दिया गया। 26 दिसंबर 2004 की बात है। हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम था जिसका अधिक केंद्र क्या था, सुमात्रा। सुमात्रा आपको पता होगा इंडोनेशिया में पड़ता है, सुमात्रा द्वीप है एक भाई, तो पश्चिमी सीमा पर था। इसका जो अधिकेंद्र था, अगर आपने लास्ट वगैरह चैप्टर पढ़ा होगा तो मैंने अधिकेंद्र के बारे में आपको बताया था, एपिसेंटर के बारे में बताया था, भूकंप में क्या होता है। तो कह रहा है इस भूकंप की तीव्रता से रिक्टर, आप सोचो इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी, 9.0 थी। वहाँ पे मैंने बताया था आपको 9.0 बहुत खतरनाक होती है। तो भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। क्या हुआ था, जो इंडियन प्लेट है ना वो बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी, तो इसकी वजह से भूकंप आता है। अगर आपने भूकंप वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। और समुद्र तल में अकस्मात क्या हुआ, गति उत्पन्न हुई जिसके कारण ये भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर क्या हो गया, विस्थापित हो गया, नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल भरने के लिए विशाल क्या हो गया, महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। पर फलस्वरूप क्या हुआ भाई, तो इससे कि समुद्री तटों से जल हटने लगे और भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर वापस समुद्र के तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग कितना था, 800 किलोमीटर की गति से था, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से भी ज़्यादा कर सकते हैं। अब सोचो इसकी स्पीड जो हवाई जहाज चलता है उससे भी ज़्यादा स्पीड था, तो सोचो कितनी स्पीड होगी। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूरी तरह से डूब गए, है ना। भारतीय सीमा की दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार जो है वो भी हमारा डूब गया इसी के अंदर, ठीक है जी। तो ये अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है, लगभग मान लो 10,000 लोग मर गए। कौन कौन से जगह प्रभावित हुए, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जो भी मतलब कोस्टल एरिया है वो सारे प्रभावित हुए थे इसमें। अब सोच लो कितना खतरनाक था ये देख सकते हो आप, कुछ इमेजेस भी दिया हुआ है किस तरीके से आया था और किस तरीके से नुकसान हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ज्वार भाटा के बारे में। तो ये इतना हमने पढ़ लिया सुनामी के बारे में, अब देखते हैं ज्वार भाटा के बारे में। तो ज्वार भाटा के बारे में देखो क्या कहता है, कह रहा है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। यानी दिन में 2 बार क्या होता है, एक नियम है महासागर का, जल उठेगा फिर गिरेगा, तो इसको ज्वार भाटा कहते हैं। कह रहा है जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है। अब तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। याद रखना, सर्वाधिक ऊंचाई तक उठा जल और तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है और तट के पीछे चला जाएगा तो उसको भाटा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ से सीधे आपसे कूट बना के क्वेश्चन दे सकता है, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ। अब देखो ये ज्वार भाटा आते क्यों हैं, है ना। आपके मन में आ रहा होगा ये ज्वार भाटा आते क्यों हैं, तो भाई ये ज्वार भाटा इस कारण आते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। देखो सूर्य है, सूर्य भी पृथ्वी को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, यानी उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल है। ऐसे चंद्रमा भी गुरुत्वाकर्षण बल है, वो भी अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ जब इस तरीके से खींचता है तो क्या होता है, लघु ज्वार भाटा आता है। बड़ा ज्वार भाटा कब आता है, देखो जब सूर्य चंद्रमा ऐसे एक सीध में होते हैं तो क्या होता है, बड़ा ज्वार भाटा आता है। देखो पढ़ते हैं, कह रहा सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। जब पृथ्वी पर जल चंद्रमा के निकट होता है, पृथ्वी पर जल जो होता है चंद्रमा के निकट होता है, तो उस समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल जल को क्या करती है, अभिकर्षित करती है, यानी अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। सोचो कितना तेज गुरुत्वाकर्षण बल पावरफुल होगा जो यहाँ के पानी तक को खींचने की हिम्मत रखता है। कह रहा है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। तो भाई जो पूर्णिमा अमावस्या है उसमें ऐसे एक सीध में होते हैं, नीचे देख रहे हो बृहद ज्वार भाटा होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, ठीक है। इस समय सबसे ज़्यादा ज्वार होते हैं और इसमें लघु आता है, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, इस ज्वार के बृहद ज्वार कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बृहद ज्वार कहते हैं। याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे देखो क्या कह रहा है, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश पे होता है, जो ऊपर वाला इमेज देखा था हमने, तब क्या होता है,
तो कह रहा है तब चांद सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत से महासागरीय जल पर पड़ता है, जिसके कारण निम्न ज्वार भाटा आते हैं। ऐसे ज्वार भाटा को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता। आगे देखो क्या कह रहा है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जो उच्च ज्वार होता है ना, वो नौ संचालन में क्या होता है, सहायक होता है। ये जल स्तर के तट की ऊंचाई पर पहुंचाने, ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होता है। उच्च ज्वार मछली को पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान क्या होता है, अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है, तो इससे मछली वगैरह पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। खैर इसके फलस्वरूप मछुआरे भी बिना किसी कठिनाई के मछली पकड़ लेती है। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल का उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न के लिए भी किया जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है टरबाइन वगैरह घुमा के। तो आपने ज्वार भाटा के बारे में पढ़ लिया। अब हम चलते हैं महासागरीय धाराएं के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। महासागरीय धाराएं, देखिए महासागरीय धाराएं क्या होती है, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं क्या होती है, गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं, अब देखो महासागरीय धाराएं क्या होती है, नियमित रूप से बहती है। नियमित रूप से बहने वाली जो महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, महासागरीय धाराएं बोलते हैं। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी दोनों हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो होती है भूमध्य रेखा से के निकट उत्पन्न होती है। जितनी भी गर्म महासागरीय धाराएं, सबसे पहले महासागरीय धाराएं समझ गए होंगे कि जो महासागरीय सतह, महासागरीय सरफेस होता है, उस पर नियमित रूप से जो बहने वाला जल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, महासागरीय धाराएं कहते हैं। इसके बाद महासागरीय धाराएं जो होती है गर्म या ठंडी दोनों हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं जो होती है वो क्या होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, यानी जो इक्वेटर होता है उसके निकट उत्पन्न होती है, एवं ध्रुवों की ओर, तो वो ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है। कुछ ऐसे ये समझने की कोशिश करो, ये मानो अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है, आप 0 डिग्री ये पढ़े होंगे। तो ये क्या होता है, गर्म महासागरीय धाराएं जो होती है इस तरीके से चलती है, इस तरीके से चलती है, ठीक है, ये ध्रुवों की ओर चलती है, तो इसको हम बोलते हैं गर्म महासागरीय धाराएं, समझ गए होंगे। आगे देखो ठंडी महासागरीय धाराएं क्या होती है, तो ध्रुवों से उच्च अक्षांशों की ओर बहती है। यानी ठंडी महासागरीय धाराएं कैसे होंगी, तो वो इस तरीके से चलेंगी, ठीक है, वो भूमध्य रेखा की ओर चलती है, इसको ठंडीय बोलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय, देखो फिर वो उच्च अक्षांश उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होता है। इसी में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस धारा का नाम याद रखना, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं हैं। तो जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं वो कौन सी है, शीत, ये नाम याद रख लेना। जल की गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं, और उसी के बाद गल्फ स्ट्रीम नाम की जो गर्म है वो क्या है, गर्म जल धारा है। अब आपसे सीधा पूछेगा लेब्राडोर महासागरीय धाराएं कैसा है, तो शीत है, यानी ठंडा जल धारा का नाम है। और गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम तो याद भी रख सकते हो आसानी से, गल्फ का मतलब क्या होता है, गर्म, गल्फ गर्म, तो गर्म ये जलधारा है। महासागरीय जलधाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को क्या करती है, प्रभावित करती है। देखो गर्म धाराओं को सतह स्थान पर तापमान गर्म हो जाता है। अब आगे देखिए क्या कहता है, कह रहा है जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है। अब देखो जहाँ पे भी मान लो इधर से गर्म जा रहा है, उधर से शीत आ रहा है, ठीक है, जिस स्थान पर मिलेगा यहाँ का पानी क्या होता है, गुनगुना हो जाता है, ठीक है। और ये मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कह रहा है जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के तट पर कुछ ऐसे उदाहरण देखने को आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अब इस इमेज में देखिए आपको जो महासागरीय धाराएं दिख रही है, रेड कलर में जो दिख रही है वो गर्म है ना। ये देखो जैसे ये वाला, तो ये गल्फ स्ट्रीम है, ये क्या है, ये भाई गर्म है। ऊपर देखो यहाँ पे लेब्राडोर, ये आपको जो बैगनी कलर में दिख रहा है ये ठंडी है, ये क्या है, ठंडी महासागरीय जलधारा है। तो यहाँ पे बहुत सारे महासागरीय जलधारा दे रखे हैं। जैसे देखो कैनरीज जो है ये क्या है, ठंडी है भाई। वहीं पे देखो आपको ये ब्राज़ीलियन, ये क्या है, ये गर्म है। ऐसे ही इंडिया के आसपास देखो कौन कौन से दे रखे हैं आपको, तो देखो ओगलास जलधारा, ये गर्म है, ठीक है। इसी के बाद इधर देखो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, ये क्या है, ठंडी है। इसके बाद क्यूरोसियो धारा, ये क्या है, गर्म है। इसके बाद ओसियोसो धारा, ये क्या है, गर्म है। तो ये सारे आप देख लेना अच्छे तरीके से, याद होना चाहिए जो ऊपर दे रखा है, आप उतना याद कर लेना। ये देखो ये चैप्टर मैंने पूरी तरह से आपको ख़त्म करवा दिया। जल के बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल गई, महासागर में किस तरह से ज्वार भाटा आता है, किस तरीके से सुनामी आता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आगे हम और भी आपके लिए क्लासेस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।